हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आपके चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के पंजाब संकट को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला वीडियो क्षेत्रीय दलों का जो उदय है, ये ऑलरेडी हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। तो जिस फ्रेंड और स्टूडेंट्स ने उसे नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को यहीं पुश करें और उससे पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आप इसे कम्युनिकेट कर पाए। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पंजाब संकट को। और अगर लेक्चर लंबा नहीं होता है तो कश्मीर मुद्दे को भी हम आज ही के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप तक पहुंचा है ये किसी डॉक फॉर्म में या किसी पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर नीचे जो लिंक दिया हुआ है इस पर सिंपली टैप कर कर आप इस वीडियो को YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल डाटा, तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट को। वहां पर आपको इस तरीके का सभी एजुकेशनल डाटा जो है वो डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ सिलेबस की, तो प्रीवियस क्लास में भी हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का जो सिलेबस है उसे डिस्कस कर लिया था। और इसके फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रखा है। ये आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हमारा जो एम है, हमारा जो मोटिव है कि हम इन दो टॉपिक्स यानी कि पंजाब संकट और कश्मीर मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हल्की फुल्की चर्चा से कि पंजाब में किस प्रकार का संकट है और पंजाब संकट में आपके सिलेबस में किन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पंजाब में जो संकट है वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हैं कि जो हमारा अखंड भारत था वो उसकी सीमाएं जो थी वो बहुत ज्यादा दूर तक थी। ईरान इराक तक की बात करें तो वहां पर भारत की सीमाएं थी। और उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिशर्स से जब भारत आजाद होता है तो कब आजाद होता है, 1947 में 14-15 अगस्त की मिडनाइट को। कब आजाद होता है, 14-15 अगस्त की मिडनाइट को भारत जब आजाद होता है। तो यहां पर मुस्लिम लीग द्वारा टू नेशन थ्योरी के तहत कहा गया कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। तो भारत जब भी आजाद होता है तो वो एक मुल्क आजाद ना होकर दो मुल्क आजाद होंगे, जिनमें से एक कहलाएगा भारत और दूसरा कहलाएगा पाकिस्तान। तो इस तरीके की जो मांग है वो किसके द्वारा की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। और उन्होंने कहा कि भारत जब भी आजाद होगा वो एक ना होकर दो आजाद होगा। और जब भारत आजाद होता है तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही होती है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम बहुल आबादी वाला राज्य हो। तो ऐसे में निर्धारित किया गया कि पाकिस्तान एक ना बनकर दो बनेंगे। और इधर का जो हिस्सा क्या कहलाया, पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया, जो कि वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता है। और इधर का जो क्षेत्र था, जो बंगाल वाला क्षेत्र था, वो क्या कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। तो वर्तमान की बात करें तो ये क्या हो गया है, 1971 की लड़ाई के बाद ये एक अलग देश बन गया जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और यहां पर आप देखेंगे जो पंजाब वाला रीजन था, जो पंजाब वाला क्षेत्र था, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा कहाँ चला गया था, पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। तो यहां से ही संकट की शुरुआत होती है आजादी के बाद। और अगर आजादी से पहले की बात करें तो 1920 में जो अकाली दल का गठन हुआ था, तभी से यहां पर हम पंजाब में संकट को यानी कि पंजाब क्राइसिस को देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये वाला जो पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है, वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं पॉइंट्स के द्वारा, ताकि आप इसे और डिटेल में और अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1920 के दशक की बात करें तो पंजाब में सिखों की एक राजनीतिक शाखा, तो हमें पता है कि सिख कम्युनिटी कौन सी है, और ये जो है वो आप हिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सिखों की एक शाखा ने
राजनीतिक रूप प्रदान किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अकाली दल के नाम से जानते हैं। पंजाब प्रांत में पंजाबी भाषी सिखों के बहुसंख्यक होने के चलते अकाली दल जो था उसने पंजाबी सूबे या कहे पंजाबी राज्य के गठन के लिए यहाँ पर आंदोलन की क्या करी? शुरुआत करी, और यहाँ पर आंदोलन जो है वो उनके द्वारा चलाया गया। उसके बाद अगर हम घटनाक्रम में आगे देखें तो 1947 में बंटवारे के दौरान पंजाब प्रांत का काफी हिस्सा, जो कि हमने भी पीछे भी डिस्कस किया, काफी हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में जाने के कारण यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे हम अपने इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स को उसके बारे में और ज्यादा डिटेल जाननी है तो वो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। घटनाक्रम में उसके आगे की बात करें तो 1966 में पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के दो अलग राज्य बनाए गए, तब भी इसकी सामाजिक संरचना में बदलाव आया। फिर 1966 की चर्चा करें तो भाषाई आधार पर पंजाबी भाषी प्रांत के रूप में पंजाब राज्य का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो देखिए यहां से आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अकाली दल का गठन कब हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? 1920 के दशक में। कब हुआ? 1920 के दशक में पंजाब में सिखों की एक राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका क्या बनता है कि पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश किस वर्ष अलग किए गए या किस वर्ष अलग राज्य बनाए गए? तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? शाबाश, 1966 जो है वो आपका आंसर रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या देख सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि भाषाई आधार पर पंजाबी भाषी प्रांत के रूप में पंजाब राज्य का निर्माण कब हुआ? तो यहां पर भी आपका आंसर क्या रहेगा? 1966, यानी कि 1966। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और पॉइंट्स को जो कि पंजाब संकट से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर पंजाब राज्य के गठन की बात करें तो पंजाब राज्य के गठन के बाद सन 1967 से लेकर 77, यानी कि 1966 से लेकर 1977 में अकाली दल ने पंजाब में सरकार तो बनाई, परंतु दोनों ही बार उसकी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर पंजाबी भाषी होने के कारण वहां पर उन्हें समर्थन तो मिला, वहां पर अकाली दल को क्या मिलता है? बहुत ज्यादा समर्थन तो मिलता है, लेकिन वह उतना समर्थन नहीं जुटा पाते कि वो अकेले सरकार बना सके, और ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना पड़ा? दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा। दोनों ही बार की अगर बात करें तो दोनों ही बार बहुमत ना प्राप्त करने के कारण सरकार बनाने के लिए गठबंधन के चलते अकालियों को यह बात तो समझ में आ गई कि पंजाबी भाषी राज्य के गठन के बावजूद भी निम्न कारणों से उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वो मजबूत नहीं है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि पंजाबी भाषी राज्य के गठन होने के बावजूद भी अकालियों की जो राजनीतिक स्थिति है वो मजबूत क्यों नहीं थी? कोई दो कारण बताएं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उन कारणों को। तो पहले कारण के रूप में देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बर्खास्त किया जाना, यानी कि केंद्र में जो सरकार थी वो अपना शासनकाल 5 वर्षों का पूरा नहीं चला सकी और उससे पहले ही वो क्या हो गई? बर्खास्त हो गई। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पंजाब में हिंदुओं से कुछ खास समर्थन हासिल नहीं कर पाना। तो पंजाबी राज्य होने के नाते उन्हें सरदारों से, पंजाबियों से तो बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा था, लेकिन जो हिंदू थे वो उनको कुछ ज्यादा समर्थन नहीं दे रहे थे। और अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का सिख एवं हिंदू दलितों के बीच उनसे ज्यादा समर्थन प्राप्त करना भी एक कारण रहा, जिसकी वजह से अकालियों की जो राजनीतिक स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आनंदपुर साहिब मामले को कि यहाँ पर आनंदपुर साहब में क्या हुआ था। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से अकालियों के एक तबके ने 1970 के दशक में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कब की बात कर रहे हैं? 1970 के दशक की बात कर रहे हैं। तो 1970 के दशक में
पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठनी शुरू कर दी कि पंजाब को और ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए और ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। 1973 की बात करें तो 1973 में आनंदपुर साहब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी मांगे जो थी वो निम्न थी। तो पहली मांग के रूप में हम क्या देख सकते हैं, आनंदपुर साहब में क्या हुआ था, पंजाब के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता, यानी कि उनको और अधिक स्वायत्तता चाहिए और अधिक आजादी चाहिए। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाए, यानी कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को, जहां पर केंद्र जो है वो एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है और राज्य जो है वो कहीं ना कहीं उसके आगे कमजोर होता है, तो इसको दोबारा से परिभाषित किया जाए और राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, मुख्य रूप से पंजाब को। अगली मांग के रूप में हम देख सकते हैं कि सिखों की आकांक्षाओं के अनुरूप उनके प्रभुत्व और वर्चस्व का ऐलान किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, सिख कम्युनिटी, और बेसिकली अगर मैं बात करूं, अकालियों के द्वारा ये बात कही गई कि हमारे प्रभुत्व को और वर्चस्व को स्वीकार करके उसका ऐलान भी किया जाए। तो ये जो बात है, ये जो मसला है, ये क्या है, बिल्कुल ही असंवैधानिक है कि आप किसी एक राज्य को तो बहुत ज्यादा वर्चस्व और प्रभुत्व दे रहे हैं और जिससे देश की एकता और अखंडता में भी खतरा हो सकता है। तो इसका होना बिल्कुल अस्वाभाविक था। तो हम क्या कह सकते हैं कि हालांकि आनंदपुर साहब प्रस्ताव में सिख जन समुदायों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि जैसी उनकी स्थिति थी वैसी ही रही, परंतु कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की भी क्या की, वकालत की। तो यहां पर हम देखते हैं कि चरमपंथी है क्या, तो अकाली दल की अगर हम बात करें तो अकाली दल के अंदर ही दो समूह बन गए, एक जो था वो नरमपंथी था और दूसरा जो था चरमपंथी था। तो चरमपंथी के बारे में हम अपने पिछली क्लासेस में भी ऑलरेडी डिटेल्ड में चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई विचारधारा अपने बिल्कुल पीक पे आ जाए और वो सशस्त्र विद्रोह कर दे, तो उसी के लिए हम चरमपंथी वर्ड जो है वो यूज करते हैं। और ऐसे ही एक वर्ग ने भारत से अलग एक देश की मांग करी, जिसका नाम उन्होंने सुझाया खालिस्तान। वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा ही खतरा बने रहेंगे। और अगर इसके बाद की बात करें तो 1980 में अकाली दल ने पंजाब तथा इसके पड़ोसी राज्यों के बीच पानी को, यानी कि जल के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। तो हम स्पष्ट शब्दों में क्या कह सकते हैं कि अकालियों द्वारा, जो कि नरमपंथी थे, उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, जल्द ही नरमपंथी अकाली दलियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया, जिसके परिणाम हुए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से परिणाम हुए। सबसे पहले देख सकते हैं कि उग्रवादियों ने सिख के तीर्थ स्वर्ण मंदिर, तो हम सभी को पता है पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है, को अपना मुख्यालय बनाया और उसे एक हथियारबंद किले में तब्दील कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखेंगे किसको, इंदिरा गांधी को, जिसको हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कूट नेम से एक सैन्य कार्रवाई करते हुए स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया। तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है कि अकालियों के एक चरमपंथी ग्रुप ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा कर लिया था, वहां पर हथियार रखे हुए थे और उसको मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया, एक सैन्य कार्रवाई की गई, जिससे कि स्वर्ण मंदिर को मुक्त करा दिया गया और उसे ही हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। इस सैन्य अभियान के कारण स्वर्ण मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी, यानी कि उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपनी धार्मिक आस्था पर हमला माना, जिसके चलते उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और अधिक बल मिला, यानी कि इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और किसके द्वारा की गई, उन्हीं के सिख अंगरक्षकों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और इस हत्या को ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला माना गया कि जो इंदिरा गांधी ने किया था उसके बदले के रूप में ही
उनकी हत्या कर दी गई। इसी में आगे हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के कारण दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदायों के विरुद्ध हिंसा जो थी वो भड़क उठी, जिसके तहत हजारों सिखों की निर्गम रूप से हत्या कर दी गई, यानी कि वो बेकसूर थे और उनकी हत्या कर दी गई। दंगों को काबू करने में कांग्रेस सरकार जो थी वो लाचार रवैया अपना रही थी और दोषियों को कारगर तरीके से सजा दिलाने में कांग्रेस की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बदनामी हुई। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो दोषी समुदाय थे, जो दोषी लोग थे, कांग्रेस उसको सजा दिलाने में असमर्थ थी और इसी कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी काफी बदनामी हो रही थी। और इस मुद्दे पर जनता के रोष को देखते हुए 2005 में, ध्यान रखेंगे 2005 में तात्कालिक प्रधानमंत्री जो कि खुद एक सिख थे, मनमोहन सिंह ने संसद में अपने एक भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। नेक्स्ट हेडर के रूप में हम देख सकते हैं शांति की ओर, यानी कि पंजाब में शांति किस प्रकार स्थापित की गई। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं 1984 के चुनावों के बाद नवनिर्मित प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की और अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगवाल, बेटा ये नाम ध्यान रखना, इसे कई बार लोगवाल समझौते के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके साथ 1985 में जुलाई में एक समझौता किया जिसे राजीव गांधी लोगोवाल समझौता या पंजाब समझौता भी कहा जाता है। तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि पंजाब समझौता क्या है या राजीव गांधी लोगोवाल समझौता क्या है या लोगोवाल समझौता क्या है। तो उस समय 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जो है वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और अकाली दल के जो नरमपंथी लोग हैं उनसे वो एक समझौता करते हैं जिसे कि पंजाब समझौता या राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोगोवाल समझौता कब हुआ, तो 1985 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि लोगोवाल समझौता किसके बीच में हुआ, तो राजीव गांधी के बीच में हुआ और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में हुआ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थम्स अप कर देंगे एक बार। चलिए शाबाश, क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं राजीव गांधी लोगोवाल समझौता या जिसे हम पंजाब समझौता कहते हैं, उसमें निम्न मुद्दों पर सहमति हुई। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो वापस किसे दे दिया जाएगा, पंजाब को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग बनाया जाएगा, एक अलग आयोग जो है वो नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी और व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा, यानी कि एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा। और आगे हम देख सकते हैं कि सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी होगी। तो उग्रवाद का मतलब क्या है, यहाँ पर जिनको 84 के दंगों में क्षति पहुंची थी, नुकसान हुआ था, तो उनको क्या है, मुआवजा मिले, उनको कुछ पैसा मिले और उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव भी किया जाए। लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की पर भी क्या हुई, सहमति हुई। तो क्योंकि 1984 में वहां पर दंगे हुए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा विशेष रूप से सुरक्षा बल जो है वो वहां पर तैनात कर दिया गया था और इस समझौते में ये भी मांग की गई कि धीरे धीरे इस विशेष सुरक्षा बल को हटा लिया जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि पंजाब समझौते के तहत किन मुद्दों पर सहमति हुई, कोई 4 मुद्दे बताएं। तो आप इनमें से कोई से भी 4 मुद्दे जो है वो वहां पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। इसी में अगर हम आगे की बात करें, शांति की ओर के आगे की बात करें, तो राजीव गांधी लोगोवाल समझौते के बाद भी पंजाब में हिंसा का जो चक्र है लगभग 1 दशक तक चलता रहा। 1 दशक का मतलब क्या है बेटा, कि कम से कम 10 वर्ष जो है वो यहाँ पर फिर भी हिंसा चलती रही, जिसके कारण पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। फिर 1992 में पंजाब में चुनाव हुए, परंतु मात्र 24% लोगों ने ही क्या किया, मतदान किया। और अगर हम धीरे धीरे बात करें तो धीरे धीरे सुरक्षा बलों ने पंजाब में आतंकवाद को खत्म कर दिया और 1990 के दशक की बात करें
तो 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में जो है वो शांति बहाल हो पाई। यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट के रूप से देख सकते हैं कि 1997 में अकाली दल, कौन सा अकाली दल? बादल वाला। तो ये बादल क्या है? नेता है। और भाजपा के गठबंधन को बड़ी वजह मिली और उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में पंजाब का ये पहला चुनाव था। तो पंजाब में शांति की और अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको इतने ही पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर लिखना है, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है। क्लियर है बेटा सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए लगभग सभी को क्लियर है ये पॉइंट शांति की ओर। तो पंजाब समझौते में आपके सिलेबस वर्क की बात करूं तो बस इतना ही है जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। और कल की हमारी जो क्लास है उसमें आपको कश्मीर मुद्दा जो है वो मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।